जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से, जहाँ से ये वीडियो अपलोड हो रहा है। इसी चैनल को ये अधिकार है वीडियो अपलोड करने का, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कहीं और से अपलोड होता है तो इलीगल होगा। भारत में प्रमोशन सिस्टम, जो पदोन्नति की प्रणाली है इंडिया में, उसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि अभी ये सब सोचना नहीं चाहिए। पहले सब्जेक्ट की तैयारी करो तो प्री मेंस हो जाएगा, व्यक्तित्व बनाओ, इंटरव्यू हो जाएगा, प्रमोशन तो हो ही जाएगा बाद में। फिर भी यूपीएससी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में भी है, और कुछ चीज़ों की जानकारी होनी भी चाहिए जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं वहाँ के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रमोशन दोनों प्रकार से होता है, दोनों आधार हैं, मेरिट और सीनियरिटी। सीनियरिटी का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो। जब हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, सचिव की ओर से अपॉइंटमेंट लेटर होता है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि आपको इस पद पर इस तारीख को इस समय ज्वाइन करना है, आप अपनी योगदान आख्या यहाँ पर प्रस्तुत करें। लेटर हिंदी में आता है, राजभाषा हिंदी है, और उसमें लिखा होता है ये सब कि आप ज्वाइन करें। तो आप ज्वाइन करने जाते हैं तो एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं अपनी, कि मैं अमुक अमुक फलाना फलाना, मैं ये वो दिस एंड दैट, मेरा नाम ये है, सन ऑफ ये, एड्रेस ये, मेरे आईडी प्रूफ ये हैं, फलाने डिमाके, जो भी वो मांगते हैं, मैं आपके समक्ष ज्वाइनिंग योगदान आख्या देने के लिए उपस्थित हूँ, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के लिए उपस्थित हूँ। इसके बाद आपको एक लेटर दिया जाता है जिसमें आपके सिग्नेचर होते हैं, ज्वाइन करा लिया जाता है। उस प्रोसेस को आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है, टिपिकल है। सिंपली सिग्नेचर 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 बहुत सारे कर करके 100-200 सिग्नेचर करके फिर उसके बाद जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी तमाम डिपार्टमेंटों को भेजी जाती है, जिसमें ट्रेजरी भी शामिल होती है और आपका हेडक्वार्टर भी शामिल होता है, कार्मिक विभाग भी शामिल होता है, पर्सोनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट वगैरह, या जिस विभाग में आपका अपॉइंटमेंट होता है वो भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कोई बहस का विषय नहीं है। तो तमाम जगह जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ कॉपी जाती है। अब इसके बाद जो है आपने ज्वाइन कर लिया तो वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई। उसमें लिखा जाता है कि पूर्वाह्न या अपराह्न। पूर्वाह्न फोरनून है, 12 बजे से पहले दिन में। अपराह्न जो है वो आफ्टरनून है। आपने अगर पूर्वाह्न में ज्वाइन किया है और आप ही के एक साथी ने, आप ही के एक बैचमेट ने अपराह्न में ज्वाइन किया है, तो वो पीएम में ज्वाइन किया, आपने एएम में ज्वाइन किया है, तो आप सीनियर हो गए, वो जूनियर हो गया। लेकिन इतनी बात पर प्रमोशन प्रभावित नहीं होता, सिवाय कुछ खास मामलों को छोड़कर। सीधे आइए प्रमोशन पर। हर साल एंट्री लिखी जाती है जिसको एसीआर कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एसीआर में श्रेणी दी जाती है कि आप अच्छी श्रेणी के अधिकारी हैं कि खराब। अच्छी श्रेणियां 4 होती हैं, खराब 1 होती है। अगर आप खराब हैं तो सिंपली खराब लिखा जाता है। पूरे साल के कामकाज को देखकर वो वर्क डन कहलाता है, वर्क डन भेजा जाता है। वर्क डन देखने के बाद आपका सीनियर ऑफिसर जो है, जो जस्ट इमीडिएट बॉस है, वो आपको एंट्री देता है, लिखता है आपके बारे में डिटेल, और फिर लिखता है कि खराब है। इसके बाद अच्छा शुरू होता है। अगर आप खराब नहीं हैं तो अच्छे की 4 कैटेगरी हैं। अच्छा है, अच्छे के बाद उत्तम है, और ऊपर उत्तम के ऊपर अति उत्तम है, और अति उत्तम के ऊपर उत्कृष्ट है, यानी वो आउटस्टैंडिंग है। और अति उत्तम जो है एक्सीलेंट होता है, उत्तम जो है बेटर है, और वो गुड है। तो आपको इस श्रेणियाँ मिलती हैं। ये एक तरह के, मान लीजिए आपको नंबर मिलते हैं कि आपको बुरा मिल गया माने -1 मिल गया, अच्छा मिला माने 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके होते हैं, नंबर मिले आपको। ऐसे मान लो कि डिपार्टमेंट में नियम ये है कि आपको 8 साल बाद या 12 साल बाद प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नियम हैं, उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज होती हैं। मेरे डिपार्टमेंट में, यानी कि ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल टैक्स जिसे अब कहते हैं, आगे जीएसटी हो जाएगा, जो भी नाम होता रहे, जो मेरा डिपार्टमेंट था जिसमें मैं 86 में आया, 83 बैच से सिलेक्ट होने के बाद पीसीएस में, तो इस डिपार्टमेंट में नियम था कि 8 साल बाद सिलेक्शन ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते थे। आज क्या होता मुझे नहीं पता, मैं 16 साल पहले रिटायरमेंट ले चुका। तो 8 साल बाद एलिजिबिलिटी होती थी प्रमोशन की, यानी प्रमोटेड स्केल में ज्वाइन करने के लिए। प्रमोटेड पद माने डिप्टी कमिश्नर का पद। तो असिस्टेंट कमिश्नर के पद से अपॉइंटमेंट होता था, उसका नाम पहले अलग हुआ करता था, बिक्री कर अधिकारी नाम होता था, फिर बाद में वही नाम बदल के असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, केवल नाम बदला, नथिंग एल्स। तो आपको 8 साल बाद कंसिडर किया जाता था कि आप प्रमोशन होने लायक हैं, लेकिन पद होते नहीं थे खाली। तो जब पद खाली नहीं होते थे तो आपको स्केल दे दिया जाता था, यानी तनख्वाह जो है वो ऊंचे पद की दे दी जाती थी। दैट वाज कॉल्ड सिलेक्शन ग्रेड। आज भी वो सिलेक्शन ग्रेड ही कहलाता है, टाइम अलग अलग होता है डिपार्टमेंट्स का।
फिर मान लीजिए कंसिडर किया जाना है प्रमोशन के लिए, कब किया जाना है कोई फिक्स नहीं है। एसडीएम डीएम कब बनेगा कोई नहीं बता सकता, कब कौन क्या बनेगा कोई नहीं बता सकता। रीजन 3 चीजें होती हैं। पहली चीज बैच की सीनियरिटी, आपने कब ज्वाइन किया है। आपको जिस समय डिपार्टमेंट एक नॉर्म फिक्स की कि 12 साल बाद आपको कंसिडर किया जाएगा, सपोज करिए, तो 12 साल पुराने जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको उठा के एक जगह पर उनके कागजात, उनके जितने भी पर्सनल फाइलें हैं वो सब मंगा ली गई। सारी मंगाने के बाद कंसिडर किया गया, फिर देखा इसमें जितने खराब है उनको हटा दिया गया, यानी कि जिनकी एंट्री खराब है किसी साल की तो उनको हटा दिया गया। ये भी एक नियम होता है, कितने साल की एंट्री देखी जाती है, कभी 5 की देखी जाती है, कभी 7 की देखी जाती है, जो भी है उनको हटा दिया। अब जो बचे इसके बाद उनका वर्क डन देखा गया, पिछले सालों का ये देखा गया उन्होंने किसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसमें जिनके ज्यादा नंबर हैं उनको रख लिया गया। मान लीजिए प्रमोटेड पोस्ट जो है, कुल मान लो प्रमोशन के योग्य 100 अधिकारी हैं और जिस पद पर प्रमोट होना है वो 50 पोस्ट हैं। आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो होना चाहिए, कि डिपार्टमेंट पिरामिडल आकार में होते हैं, पिरामिड होता है। सबसे नीचे मान लो 500 ऑफिसर हैं, 500 के ऊपर प्रमोट होंगे तो 200 रह जाएंगे, 200 प्रमोट होंगे तो 100 रह जाएंगे, 100 प्रमोट होंगे तो 50 रह जाएंगे, 50 प्रमोट होंगे 10 रह जाएंगे, और 10 में से प्रमोट होंगे तो 1 रह जाएगा। वी विल बी द टॉप मोस्ट। कभी कभी वो 1 तक नहीं जाते, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोट होके कमिश्नर नहीं होते। कमिश्नर 1 होता है डिपार्टमेंट का, उत्तर प्रदेश भर का, वो आईएएस होता है, और बाकी सब लोग प्रमोट होते होते जाते हैं तो एडिशनल कमिश्नर तक होते हैं जाके, अलग अलग नियम। तो मान लीजिए इस पिरामिड में आप जाएंगे तो सारे लोग तो प्रमोट होंगे नहीं। अगर 500 अधिकारी हैं, 500 अधिकारी ने ज्वाइन किया, मान लीजिए 500 अधिकारियों को 12 साल हो गए, तो 500 अधिकारी प्रमोट नहीं होंगे। तो इनमें से अगर मान लीजिए कि 200 प्रमोट होने हैं तो नेचुरली उनमें जिनके नंबर ज्यादा होंगे उनको लिया जाएगा। अगर मान लो बराबर मिल रहे हैं तो इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज कर सकता है डिपार्टमेंट, या नहीं करता तो उनके अच्छे काम देखता है, गुड वर्क्स। डिपार्टमेंट में हर एक में गुड वर्क डिफाइंड होते हैं, क्या क्या गुड वर्क होते हैं, उन गुड वर्क को देखा जाता है, क्या क्या आपने अच्छे कार्य किए हुए उनको देखा जाएगा। आपके बैड चीजें देखी जाएंगी, आपकी कितनी बुराइयां हैं, क्या बदनामियां हैं आपकी, आपके लिए नेगेटिव क्या चीजें रही हैं, आपकी शिकायतें कितनी रही हैं, क्या ये सब देखा जाएगा। छांट छूट के फिलहाल 200 ले लिए जाएंगे। तो क्या आधार हुआ, पहला आधार हुआ सीनियरिटी, दूसरा आधार हुआ एफिशिएंसी। अब तीसरा आधार सबसे बड़ा तो वही है कि जो वैकेंसी है कि नहीं। मान लीजिए 200 वैकेंसी नहीं है, 100 ही वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, कुछ भी मतलब ऊपर के पद खाली होंगे तभी तो आप प्रमोट होंगे। खाली होने का मतलब इतने लोग रिटायर हो गए, पद तो है 200, समझिए मेरी बात। नीचे वाले अधिकारी मान लो असिस्टेंट कमिश्नर 500 हैं और डिप्टी कमिश्नर 200 हैं, पद तो 200 हैं यूपी भर में मान लीजिए, लेकिन वो 200 में से रिटायर, ऊपर वाले रिटायर होते आते कुल मिला के खाली हुए 10 पद, तो प्रमोशन तो 10 ही का होगा। 10 लोग प्रमोट हो गए। अब ये डिपेंड करता है, हर साल का अलग अलग है, कब कितने खाली होते हैं पद, डेथ भी हो जाती है कभी कभी सर्विस के दौरान, तो जितने पद खाली होते हैं, कभी कभी डिपार्टमेंट को ज्यादा पदों की जरूरत पड़ती है तो ऊपर के पद भी ज्यादा चाहिए होते हैं, तो डिमांड आ जाती है ऊपर के पदों पर, ये भी होता है। सो दैट नो वन कैन टेल यू। कई बार क्या होता है, लोग प्रश्नों से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। मान लो आपने पूछा कितने साल में, हमने कह दिया हो जाते हैं 12 साल में, 18 साल में हो जाएंगे, 5 साल में हो जाएंगे, आप खुश हो जाओ। बात ये आपको पता नहीं, मैं जो बता दूंगा आप मान लो। मेरी ये हैबिट नहीं है कि मैं आपको वो चीज बता दूं जो झूठ है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा सच। तो इसलिए उसमें टाइम लगता है सच बताने में, तो वही समय लग रहा है आपको बताने में। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता दुनिया में कि बीडीओ कब सीडीओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या जो है वो जिला विकास अधिकारी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कि एसडीएम डीएम बनेगा कि नहीं बनेगा। एक टाइम ऐसा आया था यूपी में, ऐसा निजाम था मुख्यमंत्री का कि उन्होंने पीसीएस वालों को डीएम बनाने के लिए बहुत साल तक बनने ही नहीं दिया। आजकल जो है चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस की डिमांड ही नहीं आ रही है, कि आईएएस के पद नहीं आ रहे हैं, तो समस्याएं होती हैं। आप देखिए इस बार जो यूपीएससी का विज्ञापन आया है वो पिछले सालों से कम पद आए हैं टोटल, तो ये ग्लोबलाइजेशन का कारण है, क्योंकि एलपीजी जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का तकाजा ये है कि डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन किया जाए, विनौकरशाहीकरण, यानी कि नौकरशाही कम की जाए। जो एक नौकरशाही का मतलब है कि जो सरकारी विभाग हैं उनमें संख्या अधिकारियों की कम की जाए। तो ये अधिकारियों की संख्या जो कम की जाती है, तो इसलिए क्योंकि आज का समय जो है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, सब काम सरकार पर ना छोड़े जाएं। तो सरकार की ज़रूरत क्या है, ये भी चल रहा है एक दौर, तो संख्याएं कम हो रही हैं, डिब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन इधर जीएसटी लग रहा है, फिर भी यूपी पीसीएस में कुल मिला के 250 पद आए हैं, ये भी सोचने की बात है कि फिर भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब डिब्यूरोक्रेटाइजेशन कहीं ना कहीं माइंड में है, ज़्यादा काम कंप्यूटरों को सौंपना और तमाम सारी बातें, ये सब होने वाली हैं। मैं अथॉरिटी से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ और इतने साल नौकरी कर चुका हूँ,
भले ही मैंने 16 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इसके बाद मैं शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद में अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ लगातार स्टूडेंट्स को, और ईश्वर कृपा है आईएएस पीसीएस बन रहे हैं मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग। तो ये अथॉरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमोशंस वगैरह मैंने देखे हैं, समझे हैं कैसे क्या प्रोसीजर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उतनी कॉम्प्लिकेशन में ना मैं जाऊँगा ना आपकी समझ में आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं ये। इन 3 पैरामीटर में कई बार ये होता है कि जिस अधिकारी को प्रमोट नहीं किया गया वो मुकदमे में चला जाता है, अगर उसके पनिशमेंट से बीच में, तो उनको वाइप ऑफ कराता है, उनको क्वेश कराता है ऑर्डर्स को। इस बीच में अचानक ऑर्डर हो जाते हैं कि इनको प्रमोट किया जाए, तो उसको प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोशन होता तभी है जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक होती है। कभी कभी डीपीसी की बैठक ही नहीं होती कई कई साल तक कुछ विभागों में। प्रमोशन का नियम यह है कि आधे अधिकारी डायरेक्ट आने चाहिए, आधे प्रमोशन से आने चाहिए। तो कई बार ये स्ट्रीम भी होती है, जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हम लोग डायरेक्ट थे, वो प्रमोट जल्दी नहीं हो रहे थे, लेकिन एसटीओ ग्रेड 2 से, जो एसटीओ ग्रेड 2 कहलाते थे, जो आजकल कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहलाते हैं, तो एसटीओ ग्रेड 2 वाले जो हैं धड़ाधड़ प्रमोट होते चले जा रहे थे। यानी मेरा सबऑर्डिनेट मेरा बॉस बन जाएगा, क्योंकि मैं आधी स्ट्रीम में फंसा हुआ। मान लो मंदिर में 2 लाइनें जा रही हैं, एक लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। मान लो एक लाइन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लें, हम तुलना नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी मान लें एक महिलाओं की, एक पुरुष की लाइन है, तो जिधर कम लोग हैं वो भीड़ कम है, तो वो लाइन जल्दी मंदिर दर्शन करके निकल आएगी। जिसकी भीड़ बहुत है वो नहीं होगी। मेरे बैच में 1975 और 77 में इमरजेंसी बैच आए थे, 250 अधिकारी अपॉइंट हुए थे, प्रमोट होने ही नहीं आ रहे थे। 75 और 77 तो खिसके आगे, तब तो काम चले, स्टैग्नेशन इतना हो गया। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता। लोगों को प्रमोशन 17 साल, 18 साल में हुए, 20 साल में हुए, कुछ लोग तो बिना प्रमोशन हुए रिटायर हो गए, तमाम सारी बातें हुई। और कुछ लोग जो अभी आ रहे हैं वो फटाफट प्रमोट होते जा रहे हैं। 5 वैकेंसी आ रही हैं, 10 वैकेंसी आ रही हैं, तो अब 5-10 वैकेंसी आ रही हैं, क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये जो 2 स्ट्रीम चल रही थी, एक जो एसटीओ ग्रेड 2 आ रहे थे, सेल्स टैक्स ऑफिसर ग्रेड 2, जो आजकल कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहलाते हैं, और दूसरे जो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे, जो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर कहलाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर में स्टैग्नेशन था, बहुत ज़्यादा फंसाव था, बहुत भीड़ थी, और इनमें भीड़ नहीं थी, ये बहुत थोड़े अपॉइंट होते थे। हर साल इनकी वैकेंसी कम आती थी, फिर उससे आगे निकल जाते थे, और आगे निकल के डीसी हो गए, और ज्वाइंट कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए, और हम लोगों के सर पे आ जाते थे। फ्रस्ट्रेशन फैलता है डिपार्टमेंट में। कल जो मेरा सबऑर्डिनेट है, बिना किसी रिजर्वेशन के, ये इसलिए नहीं कि उनका रिजर्वेशन था, वो तो कहानी अलग है। रिजर्वेशन होगा वो तो आपका बॉस बनेगा पक्के तौर पे। आपका साथी जो SC ST OBC है, वो आपका बॉस पक्के तौर पे बनना है, और मैं इसमें बुरा नहीं मानता। ये तो सरकार का नियम है, और ये पद है। जो पद पे ऊपर बैठेगा उसको सलाम करना तो सबऑर्डिनेट का फर्ज है, वो तो करेगा, सम्मान देगा उसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखा है कि कई बार मेरे जूनियर्स जब मेरे बॉस बने, तो मैंने जब उनके सामने में गया तो वो उठ के खड़े होने लगे। मैंने कहा आप खड़े मत होइए, इस कुर्सी का सम्मान करिए। ये चेयर जो है वो ये है कि मुझे आपके सामने खड़े होना। बोले अरे नहीं सर, इतने साल तक मैंने आपकी सेवा की है, और इतने साल तक मैं आपका सबऑर्डिनेट रहा हूँ। मैंने कहा ये आपकी सभ्यता है, शराफत है। मुझे आज तक खैर जूनियर्स शरीफ मिले, हमेशा। बॉस मुझे बहुत अजीब मिले, लेकिन जूनियर्स मेरे बहुत अच्छे मिले मुझे। तो उन्होंने कभी दम्भ नहीं दिखाया वो मेरे बॉस हो गए हैं, कभी नहीं दिखाया। बहुत ही कॉर्डियली पेश आए बराबर, जब भी कभी ऐसा हुआ, और बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे। जो जूनियर्स एंड कॉलीग्स, बॉसेस मुझे अच्छे नहीं मिले कभी भी, चाहे जो कह लीजिए। तो ये प्रमोशन की कहानी ये है। नॉर्मली इस तरह से प्रमोशंस हुआ करते हैं। दूसरी बात क्या है, प्रमोशंस में एक स्ट्रीम अलग चलती है आरक्षण की, जो मैंने बताई दी अभी आपको। आरक्षण की स्ट्रीम अलग चलती है। फिलहाल अभी महिलाओं को कोई रिजर्वेशन उसमें ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उनका प्रमोशन जल्दी होता हो। तो मुख्यतः ये सब लेवल होता है। अब जो है वार्षिक आख्या किस आधार पर होती है, एनुअल एंट्री किस आधार पर होती है। ये एक चैप्टर है, 5th चैप्टर है लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक में, और यूनिट भी 5 है ये, फर्स्ट पेपर पब्लिक एड की में, नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इनफैक्ट ये जो एनुअल एंट्री है, दिस इज द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है कि इसमें हमारा ऊपर का अधिकारी साल भर का हमारा कामकाज देखता है और हमारी एंट्री लिखता है, उसके आधार पर हमारा प्रमोशन होता है। प्रमोशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग इतना परेशान क्यों होते हैं प्रमोशन। एक्चुअली मुझे कभी नहीं लगा कि हो या ना हो, मेरी वजह से जो सरकार करेगी कर देगी, मैं क्यों मक्खन पॉलिश करूं इसके लिए, मैं क्यों इसके लिए परेशान हूं। प्रश्न यहाँ दूसरा उठता है, क्या मक्खनबाजी करने से प्रमोशन होता है? यस होता है। इसलिए होता है, लीगल नहीं है, ये इलीगल बात है। रीजन ये ना इसलिए होता है कि आप बॉस की निगाह में चढ़े रहते हैं, तो आपकी 4 गलतियां बॉस माफ भी कर देता है। ऑन रिकॉर्ड होगा तो माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी वैसे 4 गलतियां माफ कर सकता है। मान लो आपकी शिकायत आ रही है, मैंने सामने देखा कि मैं एक बार अपने बॉस के सामने बैठा था, उस वक्त मैं जब हाल की बात है ज्वाइन करने के बाद, तो जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके सामने में बैठा था, तो अचानक कुछ व्यापारी आए, उन्होंने किसी असिस्टेंट कमिश्नर की शिकायतें की।
तो उन्होंने उनको समझा बुझा के भेज दिया और उन असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया, उनसे कहा भाई देखो तुम इनको इनका काम करो और सही ढंग से करो, इन्हें परेशान मत करो। एक तरीका तो ये है, क्योंकि वो उनकी निगाह में अच्छे थे, निगाह में चढ़े हुए थे, उनके घर रोजाना आना जाना था वगैरह वगैरह जो भी है, बाकी बातें कहने की नहीं है। तो अब उन्होंने उनको समझा बुझा दिया। और अगर वहीं पे एक बार की बात है, उसी सिचुएशन में उसी वक्त में जब मैं बैठा था उनसे कुछ बात करने गया था, तो कुछ व्यापारी आए, उन्होंने एक और असिस्टेंट कमिश्नर शिकायत की कि सर वो बहुत तंग करते हैं फिलहाल। तो उन्होंने तुरंत जो स्टेनो बुलाया, उनके खिलाफ एक लेटर लिखवाया, उनका जवाब तलब किया, जवाब तलब करके 3 दिन में जवाब मांगा। उन्होंने जवाब दिया, तुरंत लिखा कि मैंने आपका, उसके बाद उन्होंने बताया जो अधिकारी थे जिन्हें पनिशमेंट मिला, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे तो टांग दिया डीसी साहब ने। उन्होंने कहा क्या हुआ, बोले कि उन्होंने मुझे जवाब तलब किया, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और इनको जो है वार्निंग दी जाती है। वार्निंग सरकारी डिपार्टमेंट में एक पनिशमेंट होता है, हल्का सही लेकिन पनिशमेंट होता है, प्रभाव पड़ता है इसका। तो वार्निंग इशू कर दी, अब मैं क्या करूं। हमने कहा तुम रिक्वेस्ट करो जाके, और अगर मान जाए तो ठीक है, वापस तो लेंगे नहीं, लेकिन आगे के लिए संबंध बना लो। खैर, वार्निंग ईश्वर कृपा है कि नहीं मिलती अगर आप काम ठीक से करने वाले हैं, कभी नहीं मिलती है। अगर आप ठीक से काम करें कभी वार्निंग नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि बॉस की निगाह में हर कोई ठीक रहना चाहता है, इसलिए ठीक रहना चाहता है कि छोटे मोटे मसलों पे अगर वार्निंग मिल गई तो करियर तबाह हो जाता है। अब करियर तबाह होना किसे कहते हैं कि प्रमोशन ना होना, इसको कहते हैं। तो ये मेरे गले कभी नहीं उतरा कि प्रमोशन नहीं होता तो ना वो कौन फर्क पड़ता है। इसके पीछे इंसान का ईगो है। ईगो ये है कि अगर मेरे साथी मेरे बॉस हो गए तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता, सिंपल सी बात है, कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया ईर्ष्या मेरे अंदर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, ईश्वर नहीं बनाई, तो ईर्ष्या नहीं होती थी। जब मुझे मालूम है कि मेरा साथी, मेरा जूनियर मेरा बॉस बनेगा, क्योंकि वो SC ST OBC से आता है, तो एक और बन जाएगा, चलो कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, दैट्स ऑल। अगर मुझे कोई गलती पे अगर सजा मिल गई तो उस सजा को मैं भुगत लूंगा। एक आध बार ऐसा हुआ तो मैंने तो अपील भी नहीं की। तो एक बार एक एडवोकेट ने कहा कि आप तो अपील भी नहीं करते, आपको उन्होंने ये पनिशमेंट दे दिया, आपने अपील भी नहीं की, करना चाहिए, आपका प्रमोशन रुक जाए। हमने रुक जाए, देखा जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली बात यह है कि अगर आप थोड़े से ये सोच के चलते हैं मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, पता नहीं क्यों श्रीमद् भगवद गीता का बचपन से उपदेश सुना है और दिल में हृदयंगम किया है, अगर उसका उपदेश का तत्व 100 में है तो 0.1% भी अगर ग्रहण कर लिया तो कुछ तो जीवन सुधर जाता है। तो मुझे लगा, बचपन सुनाया गया मुझे, बचपन से मुझे बताया गया और बचपन से वो चीज़ें समझाई गई हैं पिता के द्वारा, तो इसलिए मुझे बराबर ये लगा कि इसमें कोई फर्क नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्या करना है इसके लिए, ठीक है भाई, मुझसे नहीं होता, मैं मक्खनबाजी नहीं कर सकता, बट ये एक एसेंशियल चीज़ हो गई है आज की। एनीवे, आउट ऑफ द वे जाके मैंने आपको थोड़ी बात ही बताई, इसलिए करते हैं लोग बॉस की मक्खनबाजी कि जिससे उनका प्रमोशन वगैरह ठीक से होता रहे। इसके अतिरिक्त बॉस उनको बचाए रहें, छत्र बने रहें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रेजरी ऑफिसर रहते हुए DM का छत्र मेरे ऊपर रहता था। हर ट्रेजरी अफसर के ऊपर DM का छत्र रहता है, यानी DM जो है उसका बॉस होता है। हर वक्त DM बुलाता जरूर है, और ये मुझे शुरू बड़ा अजीब लगता था कि जब देखो तब DM साहब बुला रहे, तो DM हर वक्त बुलाएगा, लेकिन DM का छत्र इतना बड़ा होता है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। लोग फिर भी नहीं मानते, ट्रेजरी अफसर हो जाते हैं वो, बाद में अगर उनको सेल्स टैक्स में कहीं पे इसमें कमर्शियल टैक्स में अगर पोस्ट मिलती है तो धड़ से छोड़ देते हैं। मैंने तो इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे DM ने ही कहा, उन्होंने कहा तुम दीक्षित छोड़ दो, यहाँ कहाँ पड़े हो, तुम बेकार में सड़ जाओगे यहाँ पड़े, तुम जाओ सेल्स टैक्स में जाओ, अरे कमिश्नर बनोगे जाके, ये होगा वो होगा, तो तुम वहाँ जाओ। जबरदस्ती करके उन्होंने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 6 महीने मुझे रोक लिया, और अल्टीमेटली 86 में 86 में उन्होंने रिलीव ही कर दिया। उन्होंने कहा जाओ जाके नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। फिर भी जब मैं डिपार्टमेंट में पहुंचा ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने देखा कि बड़े पनिशमेंट्स हैं इस डिपार्टमेंट में, लेटर्स जो है इश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा। क्लर्क सचिवालय मैंने देखा जाके कि पनिशमेंट ही पनिशमेंट इश्यू हो रहे हैं, इतने सारे लिफाफे रख के हर एक के ऊपर लिखा दंड दंड दंड। मैंने कहा ये कैसा डिपार्टमेंट है भाई, तब तक मैं सरकारी कामकाज समझ चुका था। तो मैंने वहाँ पर जो असिस्टेंट थे, सहायक थे, जो सेक्शन ऑफिसर थे, और उन लोगों से हमने पूछा, हमने कहा ये सर कैसा डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत पनिशमेंट होते हैं। तो डॉक्टर बजाज साहब थे सेक्रेटरी उस समय, मैं उनसे मिला जाके, मैंने कहा सर मैं नहीं आना चाहता इस डिपार्टमेंट में। मैंने पहले चॉइस दे दी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये जुडिशियल पोस्ट है, क्वासी जुडिशियल पोस्ट है, एक शक्तिशाली पोस्ट है, मुझे लगा कि मैं इसमें जाऊंगा तो ज़्यादा। ट्रेजरी अफसर में तो मुझे लगता है कि मैं एक एलिवेटेड अकाउंटेंट जैसा हूँ, अकाउंटेंट को एक बड़े पद पर बिठा दिया गया हो जैसे, ऐसा लगता है मुझे। बोले कि ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा देन आई विल सी। तो उन्होंने कहा, फिर जब मैं चलने लगा उन्होंने कहा तुम डॉक्टर हो। मैंने कहा जी सर। बोले किस सब्जेक्ट में किया? मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट। किस यूनिवर्सिटी को? इलाहाबाद के। बोले अरे भाई तुम तो मेरे छोटे भाई हुए, ये वो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बहुत मानते हैं एक दूसरे को, जूनियर सीनियर वाला।
तो बोले कि भाई हम लोग तो सेम अल्मा मैटर के, ठीक है मैं तुम्हें वापस ले लूँगा, तुम चिंता मत करो, और पहले तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हारा लेटर इशू हो गया है, तुम तो अधर में हो अभी, तुम्हें रिलीव कर दिया गया, तुमने ज्वाइन किया नहीं, तुम तो बीच में अटके हो, तो पहले ज्वाइन करो। खैर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर 2 महीने बाद हम गए उनसे मिलने के लिए, तो पता चला उनका ट्रांसफ़र किसी और विभाग में हो गया है, दूसरे विभाग में सचिव हो गए। फिर आगे कहानी पर्सनल है थोड़ी, उससे आपका ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिला के मैं अटक गया उस विभाग में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक्चुअली बात यही है कि जब आप रेवेन्यू में होते हैं, कौटिल्य ने भी कहा है कि ये जो राजस्व के विभाग हैं, जहाँ धन इन्वॉल्व होता है कहीं भी, तो वहाँ जो व्यक्ति मन से कार्य करता है, धन जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ जो मन से कार्य करता है वो सफल नहीं रहता। सफल में रहा, ईश्वर कृपा रही, सफल रहा। जितना भी रेवेन्यू कमाने के लिए मुझसे कहा गया कि जितना टारगेट दिया गया, मैंने हमेशा अचीव किया, ऑलवेज, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। जो मन से कार्य करता, मन तो मन है, मन तो कार्य ये है कि मैं किसी का भला कर पाऊँ, मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। ट्रेजरी में रहते हुए ठीक है मेरी जेब से नहीं जा रहा, लेकिन मैं रोज बांट तो रहा हूँ, कम से कम बैठा तनख्वाह बांट रहा हूँ, पेंशन बांट रहा हूँ, ये बांट रहा हूँ, वो बांट रहा हूँ। चलो देने वाला कोई और है, लाला की प्याऊ लगी हुई है, लाला ने प्याऊ लगवाई हुई है। प्याऊ जानते हो, पानी पिलाने के लिए जो सड़कों पर गुमटी बना दी जाती थी, लेकिन जो वहाँ पानी पिलाने वाला है उसे भी थोड़ा सवाब तो मिल ही जाता है। तो ट्रेजरी ऑफिसर रहते हुए थोड़ा सवाब तो मिल ही जाता था। पेंशनर से प्यार से बोल दिया, दादा, चाचा जी, ताऊ जी, अम्मा जी, दादी जी, कुछ अच्छे शब्द बोल दिए, मन को संतुष्टि होती थी। इतने बुजुर्गों को मैं सहायता दे सकता हूँ, इनको जल्दी काम कर सकता हूँ, संतुष्टि होती थी। सेल्स टैक्स में कौन सामने आता है? आपके टैक्स चोर व्यापारी आते हैं बहुत सारे, ऊपर से घुड़की भी देते हैं, मुख्यमंत्री के आदमी हैं, फलाने हैं, डिमाके हैं, तमाम सारी बातें। हृदय हर्ट होता है बहुत बार। ये होता है कि आदमी दंड देने लायक है, इसको मैं पानी पिला रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी नेता का आदमी है, ये लगता है। खैर एनीवे, प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा बताएंगे तो आप डिमोरलाइज हो गए। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, एक जिस्ट मेरा मान लीजिए कि आप, जनरली लोग अपने डिपार्टमेंट को बुरा कहते हैं, लेकिन मैं तो कई डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, तो इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट इट्स वेरी गुड। और अगर आप सेल्स टैक्स में जाते हैं, जो उसका नाम कुछ भी बदल जाए, रूप कोई भी धारण कर ले, बट इट इज़ नॉट गुड। हालांकि मेरी बेटी खुद, भतीजी मेरी खुद सेल्स टैक्स में ही असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं क्या कर सकता हूँ। जो जहाँ सिलेक्शन होता है पीसीएस से, जहाँ गए वहीं तो जाएंगे, वहीं वो पहुँची है, तो वहाँ पर नौकरी कर ही रही है। बात यह है कि प्रमोशंस जो होते हैं, पहली बात तो प्रमोशन सब कुछ नहीं है। तो अगर व्यक्ति ये सोच ले प्रमोशन सब कुछ नहीं है, तो उसे ज़्यादा फिर चिंता नहीं रहती है। चलो आप ये सोच भी लो प्रमोशन सब कुछ है, तो आप थोड़े कीन रहिए, तो प्रमोशन होगा। इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि सिटी मजिस्ट्रेट कोई कब बनेगा, एसडीएम कितने दिनों में सिटी मजिस्ट्रेट बनेगा, तहसीलदार कितने दिनों में एसडीएम बनेगा, ये सब आपको नहीं पता चलेगा। अब आप, बहुत से लोग कहते हैं सर फलाना ये कह रहे, दिमागे कह रहे, कहने को मैं भी कह सकता था, इतना बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं सिंपली एक बात कह रहा था, आपको बता देता, आप मान के बैठ जाते। मैं कह रहा था तहसीलदार 10 साल में एसडीएम हो जाता है, एसडीएम 12 साल में डीएम हो जाता है ना। बेमतलब बात करना, झूठ बोलना कोई लाभ नहीं है, ऐसी बातें लोग करते हैं। आजकल झूठ का व्यापार चलता है चारों ओर, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अथॉरिटी होने पर ही कहना चाहिए, मैं एक बात मानता हूँ। अथॉरिटी नहीं है तो कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जो बात में मेरी अथॉरिटी नहीं है वो मैं कभी नहीं आपको बताऊंगा। आप लोग जने क्या क्या पूछते हो, मैं बहुत सारे जवाब नहीं दे सकता। मैं ये भी नहीं चुप रह जाऊँ, नीचे लिख देता हूँ कि इस विषय में मेरा ज्ञान नहीं है, मैं शून्य हूँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और जब आपकी नौकरी लगे तो आप जल्दी प्रमोट हों मेरा यही कामना है मेरी ये। और बॉस की थोड़ा बहुत मक्खनबाजी करें आप ज़रूर, अच्छी बात है, उसको प्यार से पेश आइए, और वो भी एक इंसान है, तो उसको जो है उसके कोमल भावनाएं पकड़िए, और उन कोमल भावनाओं को पकड़ के उसको जो है थोड़ा मक्खन लगाओ, अच्छी बात है। और ये लिपिड्स जो है भले बढ़ जाएं उनके मक्खन खा के, लेकिन आप लगाओ, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नहीं तो बापू हानिकारक हो जाएगा। थैंक यू।